आज की क्लास में हम समानता के आर्थिक और सामाजिक पक्ष, जिसे तात्विक सेंसिटिव, सब्सटेंटिव इक्वलिटी या फिर अवसर की समानता के रूप में भी हम कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था और जैसा हमने स्वतंत्रता का अध्याय में भी देखा था कि मनुष्य ने धीरे धीरे एक चीज़ को अनुभव किया कि जो संपूर्ण मानव जीवन की सिद्धि के रास्ते में जो न्यायिक बाधाएं आती है, इसके अलावा और भी बाधाएं आ सकती है और सामाजिक और आर्थिक जो समानता है उसकी अनुपस्थिति में जो राजनीतिक और कानूनी समानताएं मिली है वो अधूरी सी रह जाती है। उनका कोई मतलब नहीं रहता अगर सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी सोसाइटी में नहीं है तो यह कार्य पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक उदारवादियों का, समाजवादियों का और साम्यवादियों का था कि उन्होंने जो समानता के सामाजिक आर्थिक पक्ष था उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहले हमने देखा कि जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में, उसके बाद जो इसके दुष्परिणाम सामने आए सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के रूप में सोसाइटी में, तो इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में मार्क्सवाद का सिद्धांत एक उभर कर सामने आया, जिसने कामगार वर्गों या विशेषतः शोषित वर्गों की आवाज बनकर सामाजिक आर्थिक समानता का मुख्य बल दिया। सामाजिक समानता है, उसका अगर साधारण सा अर्थ हम देखें, वैसे तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से निकट रूप से जुड़ी हुई है और एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ ही मिलती है सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी। पहले हमने जो देखा राजनीतिक और कानूनी समानता, वो समानता का औपचारिक पक्ष था, जिसमें क्या होता है कि सभी को एक जैसा माना जाता है, सभी को एक इकाई माना जाता है, सब कानून के समक्ष समान है चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, और सबको राजनीति में सहभागिता, एक मत, एक व्यक्ति एक मत का अधिकार दिया जाता है। तो समानता का जो औपचारिक पक्ष है वो यहाँ अवसर की समानता पर लागू नहीं होता है। यहाँ सबको एक जैसा आप बिहेव न कर सकते हो, सबके साथ अलग अलग बिहेव करना पड़ता है। समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार। तो सामाजिक समानता का जो साधारण सा अर्थ है वो ये रहता है कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति है उनके आपसी संबंध समानता के आधार पर हो और प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सम्मानित इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए और उसके साथ उसके जाति है, कुल है, रंग है अथवा धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो किसी भी समाज में किसी भी समय ऐसी समानता विद्यमान नहीं थी। तो ये केवल एक आदर्श ही था जिसे व्यवहारिक रूप देना अभी भी पूर्णतया व्यवहारिक रूप देना अभी भी बाकी है। वैसे तो ये जो सामाजिक असमानता है, जैसा कि मैंने बोला कि सदैव से विद्यमान रही है और आज भी है, परंतु जो मानव की चेतना और मानववाद, जिसमें बोला कि मानव ही सर्वोच्च है और मानव के इर्द गिर्द ही सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना चाहिए, उसके कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। उसके डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, ये अनुभव किया गया कि जो सामाजिक समानता में जो ये बाधाएं हैं, जो बाधाएं उभर कर आ रही है, वो क्या है, मानव निर्मित और कृत्रिम है, जिसे समाज के एक संपन्न या वर्ग विशेष ने अपने अधिकारों की प्राप्ति और संरक्षण के लिए बनाया है। अर्थात उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी असमानता क्रिएट कर दी है कि ये तो कानून कहता है ये प्राकृतिक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एक कृत्रिम बाधाएं हैं। तो आज का समाज और राज्य का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है कि हम सामाजिक समानता लाएंगे। कोई भी सरकार वो सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करती है। और आज का समाज, जैसा पहले हम बोलते थे कि गोरों के लिए इंग्लैंड है, कालों के लिए अफ्रीका है, ऐसे भेदभाव के खिलाफ है।
अब तो सभी समाज, दीन दलित वर्ग, जिसमें पश्चिम में यहूदी है, निग्रो लोग है और शूद्र है भारत में विशेषतः, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कटिबद्ध है सभी समाज। और इसके लिए केवल देश पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ठोस प्रयत्न किए जा रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मानवाधिकार की घोषणा की थी, उसमें सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया था और इसको लाने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण भी किया गया। परंतु ये कानून प्रभावशाली तभी हो सकते हैं जब आप कमजोर वर्गों के आर्थिक दशा को सुधारने के प्रयास करें और साथ ही साथ आप शिक्षा का भी प्रसार करें, क्योंकि इसी के द्वारा मानव की चिंतन की प्रक्रिया का विकास होता है और मनुष्य का दृष्टिकोण विस्तृत होता है, जिसकी प्रेरणा से क्या करता है व्यक्ति, सामाजिक अलगाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों को एक साथ ही खत्म किया जा सकता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आर्थिक विषमताएं भी एक ऐतिहासिक सत्य है और आर्थिक समानता की मांग भी बहुत पुरानी है। इसके कई अर्थ लगाए जाते हैं आर्थिक समानता के, कि आर्थिक विषमताओं को समाप्त कर देना है, जिसमें मुख्यतः समाज में भौतिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए। परंतु पूर्ण रूप से इसको हम समाप्त नहीं कर सकते आर्थिक असमानता को। इसमें हम ये कर सकते हैं कि समाज के एक वर्ग को अपने जीवन यापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। पूर्णतः सामाजिक समानता स्थापित करना एक कोरी कल्पना है और व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा फिर व्यक्ति के काम करने की प्रेरणा नहीं रह जाएगी। अगर सामाजिक समानता आपने स्थापित कर दी तो कोई व्यक्ति सोसाइटी आगे काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए हाँ, हो सकता है कि निर्धन लोगों की दशा सुधारने के लिए संपत्तिशाली या धनी वर्गों पर कुछ टैक्सेशन लगाया जाए और उनका उस टैक्स का वितरण निर्धन वर्गों में उनकी दशा सुधारने के लिए किया जाए। आर्थिक समानता का विचार मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बुक लिखी थी, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। तो इसमें उसने बोला था कि राजनीतिक स्थायित्व को स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता जरूरी है। यदि राज्य अपने राजनीतिक स्थायित्व को क्रांतिपूर्ण तरीके से ध्वस्त नहीं होने देना चाहता तो उस राज्य को आर्थिक समानता की स्थापना का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आर्थिक समानता नहीं होगी, विषमता होगी तो लोग, समाज में अपराध बढ़ेगा तो राज्य के स्थायित्व के लिए वो खतरा पैदा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या है, सामाजिक आर्थिक समानता के विचार एक दूसरे के साथ किस रूप से जुड़े हुए हैं। जो सामाजिक आर्थिक समानता है वो क्या करती है, सोशल चेंज की मांग करती है, सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है, कि जो समाज में मानव के द्वारा निर्मित विषमताएं हैं उनको खत्म किया जाए और उनको खत्म करके समान रूप से सबको प्रतिनिधित्व देना जाना चाहिए और सबको मानव की दशा सुधारने का हक है। इसलिए समानता का सामाजिक आर्थिक पक्ष एक प्रबल पक्ष है। जो तात्विक समानता है इसकी जो मांग करती है वो क्या करता है कि कामगार वर्ग था वो उसकी सामाजिक समानता की मांग करता है। जो पूंजीवाद आया और उसके बाद राजनीतिक आर्थिक समानता की मांग उठी, कानूनी समानता की, तो उसका ध्यान तो पूंजीवाद की त्रुटियों को दूर करना नहीं था। जो समाजवाद आया बाद में विचार, उसका ध्यान था पूंजीवाद की त्रुटियों को दूर करना, जिसके लिए सामाजिक और आर्थिक समानता का अर्थ या उनकी मांग जरूरी हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सामाजिक आर्थिक समानता सबके लिए समान हिस्से की मांग नहीं करता है, यह केवल
उन विषमताओं में कटौती की मांग करता है जो सामाजिक अन्याय को जन्म देती है। जैसे प्रकार कानूनी राजनीतिक समानता का अर्थ यह है कि जो रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन के साधन बिना भेदभाव के सभी को लिए खुले होने चाहिए। तो इससे यह निश्चित नहीं हो पाता कि ये अवसर समाज के सभी वर्गों को सुलभ होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी ये डिमांड करती है कि व्यक्ति के जीवन को सुखी, सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण और उन्नतशील बनाने के लिए वे साधन समाज के कमजोर वर्गों को भी सुलभ होने चाहिए और उनकी व्यवस्था उनका शोषण का कारण ना बन जाए। और इसी सामाजिक आर्थिक समानता के विचार ने क्या किया, आधुनिक राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिणत किया है। कल्याणकारी राज्य का काम है कि धनवान वर्गों पर टैक्स लगाकर उनसे ऐसी सोशल सर्विस की व्यवस्था करना जिसका लाभ मुख्यतः गरीब वर्गों को हो सके, और राज्य की ओर से जनसाधारण के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सस्ते परिवहन है, अनाज है, ईंधन की व्यवस्था सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा में कुछ किए गए प्रयत्न है। और उद्योगों के अंदर काम की परिस्थितियां है, न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरों को मुआवजा है, वृद्धावस्था की पेंशन है, ये सब सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की कुछ साधन है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सामाजिक आर्थिक समानता क्या थी? पूंजीवाद के द्वारा जो बाजार अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाला असंतुलन था उनको दूर करने का प्रयत्न मात्र है। तो आर्थिक समानता का अगर हम अर्थ देखें तो एक तरफ तो इसका अर्थ है कि सभी को अनिवार्य और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वहीं दूसरी तरफ ऐसी परिस्थितियों को उपलब्ध भी कराना है जिससे व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं कि अवसर की समानता या तात्विक समानता या सामाजिक आर्थिक समानता के व्यवहारिक पक्ष क्या है, सरकार इसको किस प्रकार लागू करती है। उसके दो है, एक तो एफर्मेटिव एक्शन जो सकारात्मक समानता कहते हैं, ये व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है। एक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था ही है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो निग्रो लोग हैं, अश्वेत है, काले लोग हैं, उनको सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन में सुधार करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए कुछ विशेष उपाय किए गए हैं और उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ में सीटें रिजर्व की गई है कि उनको उत्थान के लिए उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और इसके लिए विश्वविद्यालय में उनको जैसा कि कम अंकों पर भी प्रवेश दिया जाता है और उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाता है। और भारत में अगर हम अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष देखें तो भारतीय संविधान संरक्षणात्मक विभेद या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या विधि के समक्ष समान संरक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें कमजोर वर्गों के या पिछड़े लोगों की सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था विस्तार पूर्वक की गई है। हम सेकंड पेपर में जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 15 और 16 मूल अधिकारों के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। और ये विभेद क्या है? संरक्षणात्मक है। संरक्षणात्मक किस प्रकार? क्योंकि ये समाज में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये विभेद संरक्षणात्मक है। इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संविधान पढ़ेंगे उसके अंतर्गत करेंगे मूल अधिकारों में। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम समानता और स्वतंत्रता में जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।